पर भी दिखने को मिल रहा है। तेल गैस सप्लाई का सबसे बड़ा रास्ता होर्मुज स्ट्रेट लगभग ठप पड़ने से भारत में एलपीजी सिलेंडर की किल्लत, बढ़ती कीमतें और लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं। देश भर में लोगों को सिलेंडर बुकिंग में देरी का सामना करना पड़ रहा है। देश में रसोई गैस को लेकर इन दिनों अजीब सा डर और बेचैनी का माहौल बन गया है। लोगों को लगने लगा है कि आने वाले दिनों में कहीं सिलेंडर की किल्लत न हो जाए। इसी डर की वजह से कई जगहों पर लोग जरूरत से ज्यादा सिलेंडर बुक करा रहे हैं और कुछ राज्यों में जमाखोरी की खबरें भी सामने आने लगी है। हालांकि सरकार लगातार लोगों को भरोसा दिला रही है, देश में एलपीजी की कोई कमी नहीं है। तो देखिए, मिडिल ईस्ट में चल रहे ईरान इजरायल यूएस संघर्ष का प्रभाव अब सीधे भारतीय रसोई तक पहुंच रहा है। लोगों को गैस ना मिलने का डर सता रहा है। एलपीजी की किल्लत के बीच जमाखोरी भी बढ़ रही है और ऐसे में लगातार केंद्र सरकार की तरफ से निर्देश दिए जा रहे हैं कि हम गैस की किल्लत नहीं होने देंगे, पर्याप्त मात्रा में हमारे पास स्टॉक है। लेकिन इन सब के बावजूद लोग अफवाहों पर चले जा रहे हैं, उनसे अफवाह से बचने की अपील भी की जा रही है। तो चूंकि जमाखोरी की अब घटनाएं कई जगहों से सामने आ रही है, तो अब प्रशासन भी एक्टिव मोड में नजर आ रहा है। पटना से बड़ी खबर है, जहां पर गैस एजेंसी पर छापेमारी की गई है और बताया जा रहा है कि एजेंसी को सील कर दिया गया है। एजेंसी के खिलाफ शिकायत मिली थी, उपभोक्ताओं को गैस नहीं देने की शिकायत मिली थी। शिकायत के बाद यह कार्रवाई की गई है। एजेंसी संचालक मौके पर मौजूद नहीं थे। जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। तो एलपीजी संकट को लेकर आज भी संसद के बाहर विपक्ष का विरोध प्रदर्शन देखने को मिला है। ये लगातार विपक्ष की तरफ से कहा जा रहा है कि गैस तेल की किल्लत से भारत जूझ रहा है। एलपीजी क्राइसिस की बात की जा रही है और केंद्र सरकार से इस संकट से निपटने को लेकर ठोस रणनीति और जवाब की मांग की गई है। विपक्ष के नेताओं का दावा है कि देश में तेल और एलपीजी का संकट गहराता जा रहा है। लोग परेशान हो रहे हैं, लेकिन सरकार मानने को तैयार नहीं है। लेकिन एनडीए नेताओं का दावा है कि विपक्ष सिर्फ और सिर्फ अफवाह फैलाने में लगा हुआ है। लेकिन एनडीए नेताओं का दावा है कि देश में किसी तरह का संकट नहीं है और देश के 140 करोड़ लोगों का हित पूरी तरह से सुरक्षित है। जी ने कहा कि जैसे कोविड में 140 करोड़ लोगों को वो बचा कर लाए हैं, दुनिया में जितना युद्ध होना है हो जाए, चाहे रूस यूक्रेन युद्ध हुआ, भारत को कोई फर्क नहीं पड़ा। उसी तरह से आज जो ईरान युद्ध हो रहा है, भारत को कोई फर्क नहीं पड़ता है। माननीय प्रधानमंत्री जी इस देश के 140 करोड़ लोगों को सारे संकट से बचा के लाएंगे, कहीं कोई क्राइसिस नहीं है। और जो होर्डिंग है वो केवल कांग्रेसी, समाजवादी पार्टी और टीएमसी का क्रिएट किया। लेकिन सर जी से मेरी अपेक्षाएं इन दिनों न्यूनतम सूचकांक पे। कोविड का दौर हमने देखा है, किस तरह की एडवाइजरी आती थी कि हेल्थ इमरजेंसी ही नहीं है, ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है, हाहाकार मचाना। आज भी मैं कहूंगा प्रधानमंत्री जी थोड़ा वेश बदलिए। डिनायल इज नॉट अ गुड इंस्ट्रूमेंट। सबको साथ लीजिए और स्वीकार करिए कि दिक्कत है, परेशानी है। और हमारी चुप्पी ने, जब ईरान पे एक तरफा हमला हुआ तो हमारी चुप्पी ने भी इस प्रॉब्लम को मैग्नीफाई किया। हम लोग भी अपने क्षेत्र में बात कर रहे हैं। लोगों को एलपीजी और अन्य जो फ्यूल का, ऑयल का है, वो इशू नहीं है। अफवाह जरूर फैलाया जा रहा है, उससे माहौल खराब करने की कोशिश जरूर की गई है। अफवाह नहीं फैलाना चाहिए। जब सरकार कह रही है कि सब कुछ उपलब्ध है, कंट्रोल में है, तो अफवाह से बचना चाहिए। प्रधानमंत्री जी ने बात भी किया है। हम लोग सोशल मीडिया में देख रहे हैं, विपक्ष के लोग र्यूमर फैला रहे हैं, गलत सलत पोस्ट डाल रहे हैं, लोगों को भड़का रहे हैं ग्राउंड पर। मैं तो अपने बिहार की बात कह सकता हूं, जबकि सच्चाई में ग्राउंड पे ये स्थिति नहीं है। तो अगर आप माहौल खराब करने की कोशिश करेंगे तो लोग को लगता है कि शायद आगे नहीं मिले, तो लोग होर्डिंग करना शुरू करेगा। तो होर्डिंग शुरू करना और घर में रखने के लिए लोग करना शुरू करते हैं उस पैनिक में। तो ये मैं लोगों से भी अपील करूंगा कि भाई प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं और सरकार जो कह रही है उस पर विश्वास करिए और ये होर्डिंग का काम मत करिए। तो देखिए, सरकार के आश्वासन के बावजूद लगातार लोगों में पैनिक क्रिएट हो रहा है। लोग लगातार
इस कालाबाजारी को लेकर परेशान है, लेकिन इस पर एक्शन भी जारी है। बता दें कि सरकार के आश्वासन के बावजूद अफवाहों और अनिश्चितता की वजह से लोगों में डर का माहौल बना हुआ है, जिसकी वजह से कई जगहों से जमाखोरों की खबरें भी सामने आने लगी है। पटना के शाहपुर थाना क्षेत्र से जहां अवैध गैस भंडारण और कालाबाजारी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई हुई है। छापेमारी के दौरान एक मकान से 111 घरेलू गैस सिलेंडर बरामद किए गए। इन सिलेंडरों को कालाबाजारी और ब्लैक मार्केटिंग के लिए जमा कर रखा गया था। छापेमारी की सूचना मिलते ही गैस माफिया मौके से फरार हो गए। बरामद सभी सिलेंडरों को जब्त कर शाहपुर थाना लाया गया है, जहां आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। आज सूचना मिली कि शाहपुर में कुछ लोगों के द्वारा कालाबाजारी हेतु गैस को रखा गया है, अवैध भंडारण किया गया है। उसी क्रम में हम लोग छापामारी किए तो 100 से अधिक सिलेंडर करीब, कुछ कमर्शियल उसमें थे और घरेलू थे, प्राप्त हुए हैं। अभी छापामारी का क्रम जारी ही है हम लोगों का और उसमें अग्रेतर हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। सर, हम लोग को सूचना मिली कि यहाँ पे छापा पड़ा हुआ है शाहपुर में और अवैध तरीके के गैस का टंकी, खाली टंकी, भर्ती टंकी पकड़ा गया है। तो आइए ले जाइए। कितना टंकी पकड़ा गया है? सर, अभी तक में तो हम लोग को 76 को मिला है, 76। और देखिए, छपरा से इस बीच बड़ी खबर, जहां पर गैस की किल्लत की अफवाह यहां भी फैल गई, जिसके बाद से लोगों की लंबी कतारें यहां लग गई। गैस खत्म होने की अफवाह फैलने के साथ ही सिलेंडर लेकर एजेंसी लोग पहुंचने लगे। लगातार हालात बेकाबू होता रहा। एजेंसी में पुलिस कर्मियों की तैनाती अब कर दी गई है। बुकिंग के बावजूद लोग बता रहे हैं कि गैस उन्हें नहीं मिल पा रहा है। तो देखिए, अपने अपने सिलेंडरों को लेकर के लोग लंबी कतार में खड़े हैं। गैस खत्म होने की अफवाह फैली और बताया जा रहा है कि अभी पुलिस ने हालात को संभालने के लिए वहां पर अपनी मौजूदगी दर्ज करा दी है। प्रॉब्लम है कि ठेला नहीं जा रहा है मोहल्ला में बांटने के लिए। अब वो परेशानी हो रहा है कि नौकरी छोड़ के आदमी छुट्टी लेके आ रहा है, नहीं मिला, 3 दिन से वापस जा रहे हैं, कल भी वापस चले गए हैं। हाँ, ऑनलाइन कर दिया मेरा भाई, ऑनलाइन देखिए नंबर लगाया हुआ 10-11 दिन पहले का मेरा ऑनलाइन नंबर लगाया हुआ है, फिर भी गैस नहीं मिल रहा है। आज भी मिलेगा कि नहीं भगवान जाने। इस तरह की देखिए कोई शिकायत नहीं आई है और हम लोगों ने पूरे जिले में 69 गैस एजेंसीज हैं, उन पे हम लोगों ने दंडाधिकारियों और पुलिस पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की है और लगातार हम लोग निगरानी रखे हुए हैं इस विषय पे। जितने भी जिले में मार्केटिंग ऑफिसर्स हैं, डिस्ट्रिक्ट सप्लाई ऑफिसर्स हैं, ये लोग भी लगातार गैस एजेंसीज के मालिकों के साथ, उनके जो IOCL, BPCL और HPCL के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, उनके साथ लगातार बैठकें हम लोग कर रहे हैं। करने का काम किया। एक बार सहरसा के लोगों से आग्रह करूंगा कि जोरदार ताली बजाकर नीतीश कुमार जी का स्वागत कीजिए। साथियों, इस मंच पर उपस्थित हमारे वरिष्ठ साथी, बिहार सरकार के माननीय मंत्री आदरणीय विजय चौधरी जी, इस मंच पर उपस्थित वरिष्ठ नेता और मधेपुरा के माननीय सांसद दिनेश चंद्र यादव जी, माननीय विधान परिषद के सदस्य ललन सराफ जी, हमारे भाई रत्नेश सदा जी और सिमरी बख्तियारपुर के माननीय विधायक आदरणीय संजय सिंह जी, सहरसा के पूर्व विधायक आदरणीय आलोक रंजन जी, गुजेसर शाह जी, सम्मानित मंच और मंच के सामने उपस्थित तमाम भाइयों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, छोटे छोटे बच्चों, माताएं, बहनों, आज साथियों आपके बीच में समृद्धि की चर्चा करने आए और जिस तरह का नींव नीतीश कुमार जी ने रखा, 2005 को याद सब लोग करते हैं साथियों, क्योंकि वो बेसिक नींव का समय था। और याद कीजिए, ये तो टापू था। मैं तो बगल के जिले में खगड़िया में राजनीति करता रहा, मैं तो देखता रहा हूं, सहरसा आने के लिए हिम्मत जुटाना पड़ता था, कोई रास्ता नहीं था, ना आप इधर दरभंगा जा सकते थे, ना पूर्णिया जा सकते थे, ना खगड़िया जा सकते थे। एक पुल, बीपी मंडल पुल डैमेज हो जाता था तो 4-4 साल तक इंतजार करना पड़ता था। लेकिन नीतीश कुमार जी ने ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया कि आज सहरसा से लोग पटना 3 से 4 घंटे में पहुंचने का काम कर रहे हैं साथ। और कोई सड़क नहीं था। खगड़िया से
एक तो विशेष सड़क बनाने का काम भी अभी चल रहा है। अभी संजय सिंह जी बोल रहे थे और दिनेश बाबू उस इलाके से प्रतिनिधित्व करते रहे। मानसी से सीधा आपको सहरसा को जोड़ने का काम चल रहा है। आप सोचिए, इतना जो टापू था, सारे टापू हैं, सिमरी बख्तियारपुर जो अभी आप बोल रहे हैं संजय जी, ये पूरा टापू का इलाका है। खाली पुल ही पुल बनाए जा रहे हैं। याद कीजिए, सुगर कोल, यहां बैठे हैं दिनेश बाबू, आपको भी, क्योंकि आप वहां के विधायक हैं, सुगर कोल जाने में लोगों की नींद हराम हो जाती थी, कैसे हम जाएंगे, कोई रास्ता नहीं था, नदी के नदी पार करने पड़ते थे, चाहे वो कोसी हो, काली कोसी हो, गंडक हो, तो सारे नदियों का जाल इस इलाके में रहा। लेकिन नीतीश कुमार जी ने धीरे धीरे विकास के सपनों को आगे लाया और आज हम कह सकते हैं कि जिस बिहार में 6000 किलोमीटर सड़क हुआ करता था, आज नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में 1,40,000 किलोमीटर सड़क बनाने का काम किया। साथ बेसिक नीड को पूरा किया। अभी आप देखते हैं विज्ञापनों में, हम लोग देखते हैं कि बिजली कोई कल्पना नहीं करता था। हम लोग तो विधायक जब हुए पहली बार, तो बिहार का बजट ही 6000 करोड़ का था, और जब नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बने तो 23,000 करोड़ का बिहार का बजट था साथियों। और जब झारखंड बटा, सरदे अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा आदिवासी समाज के कल्याण के लिए झारखंड बटेगा, तो 87% रेवेन्यू उधर चला गया, पैसा ही नहीं था। लोग कैसे कहते थे कि बिहार चलेगा, 13% रेवेन्यू था, बजट ही नहीं था साथियों। लेकिन नीतीश कुमार जी के फाइनेंशियल मैनेजमेंट और पूरी व्यवस्था को खड़ा किया, और आज मैं गर्व से कह सकता हूं, यही कोसी के बेटा जब इस बार बजट पेश किए, विजेंद्र बाबू। चलिए बढ़ते आगे और बात करते हैं एलपीजी गैस की, जिसकी किल्लत की अफवाहें लगातार आ रही, लेकिन ये समझना बड़ा ही जरूरी हो जाता है कि आखिर ये अफवाह किन वजहों से फैली, कैसे हवा फैली। तो देखिए, पहली खबर की बात करें तो देश में गैस सिलेंडर के दाम जो है वो 60 से 115 रुपए जो है वो बढ़ गए। और दूसरी खबर की अगर बात करें तो कई होटल रेस्टोरेंट मालिकों ने सिलेंडर की कमी की बात कही। तीसरी जो खबर सामने आई कि गैस सिलेंडर की बुकिंग जो है 21 से बढ़ाकर 25 दिन की गई। तो ये गैस किल्लत पर अफवाहों को ऐसे हवा मिल गई कि एक तरफ दाम बढ़ गए, दूसरी तरफ कई होटल रेस्टोरेंट मालिकों ने सिलेंडर की बात कहने लगे। और इसके साथ साथ तीसरी खबर ये सामने आई कि गैस सिलेंडर की बुकिंग जो है 21 से बढ़ाकर 25 दिन कर दी गई है, और ऐसे में लोगों को लगा कि शायद जरूर एक किल्लत हो रही है, जिसकी वजह से ये सारी चीजें हो रही हैं। और देखिए, इधर बीजेपी अध्यक्ष संजय सरावगी ने कहा कि गैस की किल्लत जैसी कोई चीज अभी नहीं है, पर्याप्त मात्रा में गैस हमारे पास मौजूद है, स्टॉक में है, और ऐसे में किसी को परेशान पैनिक होने की जरूरत नहीं। पैनिक उत्पन्न कर रहा है। डिमांड, एलपीजी घरेलू गैस सिलेंडर की मांग बढ़ गई है, इसलिए आम लोगों से भी हम लोग अपील करते हैं कि पैनिक न करें। जो आपको जरूरत है गैस का, उतने ही मांग करें। और लगातार माननीय प्रधानमंत्री जी हो कि हमारे बिहार की सरकार हो, लगातार लगी हुई है। एस्मा लगाया गया, जहाँ जहाँ जमाखोरी की शिकायत मिल रही है, जहाँ जहाँ ब्लैक मार्केटिंग की शिकायत मिल रही है, प्रशासन तुरंत कार्रवाई कर रहा है। इसलिए ज़्यादा पैनिक नहीं करना चाहिए। आम लोगों से भी अपील है, जो आपको ज़रूरत है उतनी ही मांग करें। और जब यह विशेष परिस्थिति है तो जो कालाबाजारी करने वाले हैं या जो जमाखोरी करने वाले हैं, ऐसे लोगों को भी पौबारा हो जाता है। लेकिन प्रशासन सक्रिय, आम लोगों को सही से एलपीजी गैस उपलब्ध हो जाए, इसके लिए केंद्र की सरकार भी चिंता कर रही है, राज्य की सरकार भी चिंता कर रही है। हमारे पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी जी भी लगातार इस बात की मॉनिटरिंग कर।
और देखिए, देश में गैस की किल्लत को लेकर के अब वो इस अफवाह की जो हवा है वो भागलपुर में भी उड़ गई और भागलपुर के भी गैस एजेंसियों के बाहर जो है वो काफी संख्या में लोगों की मौजूदगी देखने को मिली। ये तस्वीर देखिए, भागलपुर से भी एक ऐसी ही तस्वीर सामने आई है जहां गैस लेने के लिए एजेंसी के बाहर लोगों की लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं। गैस की कमी की अफवाह से परेशान लोग गैस लेने के लिए उतावले नजर आ रहे हैं। हालांकि एजेंसी के मालिक का कहना है गैस की कोई कमी नहीं है और सभी को एलपीजी सिलेंडर मिल रहा है। भागलपुर के डीएम ने भी लोगों को अफवाह पर ध्यान नहीं देने की अपील की है। 6 तारीख का जिसका नंबर लगा हुआ है 6 मार्च का, उनको डिलीवरी कर रहे हैं। गैस का कोई कमी हमारे पास नहीं है। होली की छुट्टी के कारण कुछ प्रेशर ज़्यादा आ गया है, चूँकि 2-3 दिन बंद रहा, ड्राइवर लोग भी छुट्टी में घर चले गए थे। अब गैस आना प्रॉपर स्टार्ट हो गया है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। मैं समस्त भागलपुर वासियों से अपील करता हूं कि हमारे भागलपुर ज़िले में गैस सिलेंडर की कहीं कोई कमी नहीं है। किसी भी प्रकार के अफवाह में न जाएं और किसी भी प्रकार के अफवाह पर ध्यान नहीं दें और गैस की आपूर्ति बिल्कुल होगी। पर्याप्त मात्रा में यहाँ गैस उपलब्ध है। हाँ, इतना ज़रूर है कि जो किसी भी प्रकार से जो डोमेस्टिक सिलेंडर्स हैं उसका कॉमर्शियल रूप में कहीं यूज़ नहीं किया जाए और हम लोग चप्पे चप्पे पे नज़र रखे हुए हैं। तो देखिए, पटना में जिला प्रशासन की सख्ती है, लेकिन इन सख्ती के बावजूद लगातार इन गैस की किल्लत से लोग परेशान हैं। कालाबाजारी के भी कई जो मामले हैं वो सामने आ चुके हैं और घरेलू गैस सिलेंडर को लेकर के मारामारी देखने को मिल रही है। राजीव नगर स्थित भारत गैस एजेंसी के बाहर सुबह से लंबी लाइन लगी है और जिनकी बुकिंग हो भी चुकी है उन्हें गैस नहीं मिल पा रहा है। भारत गैस एजेंसी वाले फरार हैं और लोग सिलेंडर लेकर लाइन में लगे हैं। कई ऐसे उपभोक्ता मिले जो 3 बजे सुबह से कतार में खड़े हैं, लेकिन गैस नहीं मिल सका है, तो कई के नाम पर तो गैस का उठाव भी कर लिया गया है। ईरान इजराइल युद्ध की वजह से राजधानी पटना में भी रसोई पर आफत आ गई है और लोग एलपीजी गैस के लिए मारामारी कर रहे हैं। सुबह के 3 बजे से लोग कतार में लग रहे हैं, बावजूद एलपीजी गैस उपलब्ध नहीं है। ये देखिए, राजधानी पटना के राजीव नगर इलाका की तस्वीर भारत गैस एजेंसी की है और यहाँ पर लोग लंबी कतार में लगे हुए हैं, लेकिन एजेंसी संचालक फरार हैं। ताला बंद है और लोग सवाल पूछ रहे हैं। परेशानी हो रहा है सर कि हम लोग 3 बजे भोर से नंबर लग रहे हैं और गैस नहीं मिल रहा, ना कोई सही जवाब देते हैं कि गैस मिलेगा कि ना मिलेगा। अब बताइए, ड्यूटी छोड़ के हम 2 दिन से गैस के चक्कर में घूम रहे हैं। कल बोला गया ऑफिस में कि ऑफिस भी बंद था, मगर फिर भी लोग बोला उसमें से कि कल आइए, कल आपको गैस मिलेगा। नंबर लग रहा है कि नहीं? कल नंबर नहीं लग रहा था। आज सुबह 6 बजे ट्राई किए हैं तो आज नंबर लगा है। साल में जो है मैं 7 सिलेंडर लिया हूँ, जो मेरे पासबुक में यहाँ पे शो कर रहा है। और ये देखिए, ऐप में जो है 15 सिलेंडर दिखा रहा है कि 15 सिलेंडर मेरा बिक चुका है मेरे नाम से। आपने साथ ही उठाव किया? मैं केवल 7 उठाया हूँ और मैं कोई एक्स्ट्रा ओटीपी नहीं दिया हूँ। बिना ओटीपी का तो मिलेगा नहीं। ओटीपी दिए जो है यहाँ से सिलेंडर गया है 15 साल में। 5 बजे भोर में उठ के यहाँ आए हैं, अभी तक इंतजार कर रहे हैं। कोई आदमी है, कोई ना कोई जवाब दे रहा है। यहाँ गैस है ही नहीं है, वहाँ कह रहा है कि गैस की कोई दिक्कत नहीं है। आखिर संचालक क्यों फरार हो गए हैं? जब गैस की किल्लत नहीं है, आपूर्ति जो है ठप नहीं है, तो आखिर फरार क्यों हो गए? जिला प्रशासन से भी अपील करते हैं कि आखिर ऐसे एजेंसी पर कार्रवाई करें, क्योंकि उपभोक्ता परेशान है और लगातार गैस के लिए मारामारी हो रही है। कैमरामैन संत के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और चलिए एक छोटे से ब्रेक का वक्त है, जल्द वापस आते हैं। ये बताइए कि यहाँ पर अगर बिहार की बात करें तो वैसे तो सारा सरकारी विभाग का शिकायत मिलते ही रहता है कि फलाना जगह घुसखोरी है, सबसे ज्यादा घुसखोरी कहाँ दिखता है? हर विभाग में घुसखोरी है। हर विभाग में लाइसेंस नहीं है 500 दीजिए, चलते बनिए। हाँ। प्रदूषण नहीं है 1000 दीजिए। हाँ, सबके रेट फिक्स है। बिल्कुल। ब्लॉक में जाइए, एक ही जमीन का 3 आदमी के नाम से रसीद कट जाता है। अब तीनों आपस में लड़ते रहिए। एक अक्षर, एक मात्रा का शुद्धिकरण अगर है गड़बड़ी आपके रसीद में यहाँ उपस्थित माननीय उप मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी, माननीय मंत्री जल संसाधन विभाग श्री विजय कुमार चौधरी जी, माननीय सांसद श्री दिनेश चंद्र यादव जी,
माननीय विधायक श्री रत्नेश सादा जी, श्री संजय कुमार सिंह जी, माननीय विधान परिषद के सदस्य श्री ललन सर्राफ जी, माननीय पूर्व मंत्री श्री आलोक रंजन जी, सभी माननीय पूर्व सांसद, माननीय पूर्व विधायकगण एवं पूर्व विधान परिषद के सदस्यगण, इस कार्यक्रम में उपस्थित सम्मानित नेतागण, सम्मानित जनप्रतिनिधिगण एवं कार्यकर्तागण, इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी पदाधिकारीगण, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकार मित्रों एवं छायाकार बंधुओं, बहनों एवं भाइयों, आज के इस कार्यक्रम में यहाँ बहुत अच्छी संख्या में उपस्थित हैं, इसके लिए मैं आप सबका नमन करता हूं, आप सबको मैं बधाई देता हूं। और बात जान लीजिए कि हम लोग जो भी काम, और अब केंद्र सरकार का भी सहयोग मिल रहा है, तो इसको लेकर के बिहार कितना आगे बढ़ रहा है, ये सब कुछ किया गया है। 20 साल में जितना भी काम उससे भी ज्यादा भी हो रहा है। अब एक बात जान लीजिए कि आप सब जानते हैं कि 24 नवंबर 2005 को एनडीए सरकार यहां बनी थी और उसी में हम लोग आए थे। तो आप समझ लीजिए कि तब से राज्य में कानून का राज है और अब लगातार विकास के काम में लगे हुए हैं, शुरू से ही सब कुछ। लेकिन जब हम लोग आए और उसके पहले की जो सरकार थी, क्या हाल था, कितना बुरा हाल था। याद है ना पहले क्या स्थिति थी? पहले बहुत बुरा हाल था। लोग शाम के बाद घर से बाहर नहीं निकलते थे। अब भला बताइए, सबको कह दिया था कि शाम के बाद घर से मत निकलो, कोई घर से बाहर नहीं निकलता था। हम लोग तो भाई कहीं अपने इलाकवा में जाते थे, केंद्र में थे, तो जा करके देखते थे कि सबका बंद रहता था और वहीं जा करके हम लोग हाथ ढोल करके उन लोगों को कहते थे और अंदर जाते थे। ये आप समझ लें, आजकल कभी कोई संभव है कि किसी को भी शाम में बंद किया गया है? ये सब उस समय की सरकार जो थी, ये सबको कर दिया। और समाज में कितना विवाद होता था, कितना हिंदू मुस्लिम झगड़ा होता था। पढ़ाई का क्या हाल था, बहुत कम बच्चे पढ़ते थे, बहुत कम पढ़ाई होती थी। पहले इलाज का पूरा इंतजाम नहीं था, सड़कें बहुत कम थी और जो थी उनका बुरा हाल था, बिजली बहुत कम जगह थी। ये हम लोगों की जब सरकार बनी, उसके पहले जो सरकार थी तो यही हालत था। लेकिन इसके बाद जैसे ही हम लोगों की सरकार आई है और तब से हम लोगों ने सबके हित में काम किया। अब कहीं ऐसा है कि शाम में कोई बंद करते हैं अंदर में, घर से बाहर नहीं जाते हैं लोग। शाम में घूम घूम करके कितना बाहर निकलता है, इधर बता दीजिए। और पहले कुछ नहीं था, तो उसी समय से सबके लिए काम किया गया पहले। तो इस सब चीज को याद रखिए। और शुरू से ही बिहार के विकास का काम हो रहा है। अब किसी प्रकार के डर एवं भय का वातावरण नहीं है। राज्य में प्रेम, भाईचारा एवं शांति का माहौल है। अब आप जानते ही हैं कि पहले क्या स्थिति थी, हिंदू का कितना झगड़ा होता था, हिंदू का, मुस्लिम का, सबका झगड़ा होता था। तो आप जान लीजिए, जो उन लोगों का था घर बनाया, अब उसको सब अंतिम रूप से अंतिम संस्कार के लिए उसको भी नहीं होता था। बहुत दिक्कत थी उस समय की सरकार का। तो जब हम लोगों की सरकार आई तो सबसे पहले तो हम लोगों ने वर्ष 2006 से ही कब्रिस्तान की घेराबंदी शुरू की गई। अब बड़े पैमाने पर कब्रिस्तानों की घेराबंदी की जा चुकी है। अब कोई झगड़ा झंझट नहीं होता। पहले कितना मुस्लिम लोगों का भी झगड़ा झंझट होता था। अब बाद में फिर जो हम लोग देख रहे थे कि कई जगह पर हिंदू मंदिरों में भी शाम में घूम करके इधर उधर करता था, तो इसीलिए हम लोगों ने वर्ष 2016 से
60 वर्ष से पुराने हिंदू मंदिरों की घेराबंदी की गई, अब जिससे चोरी आदि की घटनाएं नहीं होती, अब कोई दिक्कत नहीं है। अब इसी तरह से शुरू से ही हम लोगों ने सबके हित में काम किया है और सर्वप्रथम शिक्षा के क्षेत्र में विशेष ध्यान दिया गया। जब शुरू में सरकार आई तो शिक्षा के क्षेत्र में भी सब कुछ हम लोगों ने किया। सर्वप्रथम तो हम लोगों ने बड़ी संख्या में नए स्कूल खोले और नियोजित शिक्षकों की बहाली की। लड़के लड़कियों के लिए पोशाक एवं साइकिल योजना चलाई। तो इतना किया, उन लोगों ने कहा कि हम लोगों को कुछ करके नहीं, आप ही लोग बना लीजिए और चलाइए इसको। खूब अच्छा से चलने लगा। अब इसके बाद फिर 2013 से हम लोगों ने बिहार लोक सेवा आयोग ने बीपीएससी द्वारा सब कुछ करके हम लोगों ने उसके अलावे उसमें तो हो गया था शुरू में ही उन लोगों का 3,58,000। तो उसके बाद फिर हम लोगों ने 2023 में किया तो बीपीएससी का भी उसके थ्रू काम किया, सब जगह काम किया। तो उसमें 2,58,000 सरकारी शिक्षकों की बहाली हुई। अब पहले जो 2006 से 3,58,000 नियोजित शिक्षक थे, उसमें से बहुत लोग जो हम लोगों ने बिहार लोक सेवा आयोग का चलाए थे उसमें शामिल हो गए और कुछ किए। तो उसमें कुल मिला के 28,976 उनके भी शामिल हो गए और टोटल तो बन गया 2,58,000। अब इसके बाद फिर सरकार ने ये हम लोगों ने देखा कि अब इन लोगों को तो भाई अंदर आने की क्या जरूरत है, कोई जरूरत नहीं है। इसलिए फिर सरकार ने तय किया कि नियोजित शिक्षकों को बीपीएससी की परीक्षा में जाने देने की जरूरत नहीं है, उन्हें मामूली सी परीक्षा देकर सरकारी शिक्षक बनाया गया। अब इसके लिए हम लोगों ने 5 मौका तय किया और 4 मौका हो चुका है। और उसमें आप समझ लीजिए कि जो उन लोगों की संख्या थी उसमें तो आप पहले ही 28,976 चले गए थे। अब उसके बाद फिर हम लोगों ने किया तो 5 मौका किया तो 4 तो हो गया, उसमें 2,66,000 नियोजित शिक्षक पास हो गए हैं। अब तो मात्र 73 लोग बना है। हम लोग और भी एक चलवा रहे हैं उसमें भी कि इसमें अधिक से अधिक लोग उसमें फिर से नए रूप में आ जाए। तो इसी के लिए अब कुल मिलाकर सरकारी शिक्षकों की संख्या तो अब दोनों को मिला करके तो 5,24,000 हो गई है। अब इसके लिए और भी नए और लोगों का, एक तो उनका जो बच गया है उसके लिए भी कर रहे हैं, जो भी एक परीक्षा होगी जितना हो जाए। और उसके अलावे फिर हम लोगों ने जो पहले हम लोग बीपीएससी से कुछ करवाए थे तो इस बार फिर बीपीएससी द्वारा 45,000 नए पदों पर शिक्षकों की बहाली शुरू की जा रही है। ये भी किया जा रहा है कि अधिक से अधिक लोगों की संख्या इसका शिक्षा के क्षेत्र में हो, इसके लिए हम लोग इतना सब कुछ करवा रहे हैं। तो सब तरह से काम हो रहा और उसी तरह से स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार किया गया। पहले स्वास्थ्य व्यवस्था बहुत खराब थी। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज के लिए आप जानते ही हैं कि पहले जो था उसमें क्या था, प्रति माह मात्र 39 मरीज थे, 39 मरीज, और उसमें से कोई जाता था तो हर दिन में 1 जाता था या 2 जाता था अपना इलाज के लिए। तो लगा कि बहुत खराब है, लोगों को तो ज़्यादा से ज़्यादा अगर कहीं कोई कमी है, किसी तरह का इलाज की ज़रूरत है, वो होना चाहिए। अब पहले की सरकार ने कुछ नहीं किया था। तो हम लोगों ने वर्ष 2006 में अस्पतालों को मुफ्त दवा और इलाज की पूरी व्यवस्था की गई। अब प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में हर महीने औसतन 11,600 मरीज आते हैं। तो इसी तरह से एक एक तरह से काम किया गया। अब पहले मात्र आप जानते ही हैं कि कितना था, 6 मेडिकल कॉलेज था। ये नई सरकार जो हम लोग के पहले आई थी उसने तो कुछ नहीं किया था, पहले ही से था। तो हम लोगों ने इसके लिए बहुत काम करना शुरू किया है। अब अब उसी में हम लोगों ने तुरंत करा करके उसको 12 कर दिया और उसके आगे भी और हो रहा है, तो उसके लिए पूरा और ज़्यादा हो जाएगा। अब इस वर्ष 6 मेडिकल कॉलेज का भी बन जाएगा। अब उसके बाद 21 जिलों में मेडिकल कॉलेज
का निर्माण भी शीघ्र पूरा हो जाएगा। तो अधिक से अधिक हर घर में, हर गांव में, हर जिला में, सब जगह ये काम हो रहा है। बहुत कम था उनका, कुछ ही जगह पर कुछ लोग अपना कराए थे, लेकिन उसके बाद वो सरकारी नहीं था, वो अपनी तरफ से लोग करवा रहे थे, वो अलग बात है। अब हम लोगों ने उनके रहते हुए भी कोई बात नहीं है, अब उसके लिए पूरा का पूरा हर घर में, हर गांव में, सब जगह कराया जा रहा है। तो पटना मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल को 5400 बेड तथा अन्य 5 पुराने मेडिकल कॉलेज को 2500 बेड का किया जा रहा है। अब उसके बाद इसमें जान लीजिए कि जो पहले वाला 6 मेडिकल कॉलेज था, तो उसके लिए तो हम लोगों ने बहुत पहले से करना शुरू किया और बाद में तो बढ़ा ही रहे हैं और आगे भी आपको बता दिए, अब कुछ ही दिनों में बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। लेकिन जो पहले वाले 6 मेडिकल कॉलेज थे, तब उन सब लोगों के लिए हम लोगों ने बहुत अच्छा काम करना शुरू किया। अब पटना में जो आपको बता दिए, पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल में, तो उसको हम इतना ज़्यादा विस्तार किए हैं, इतना बराबर हम जाते हैं, बढ़वा रहे हैं, और कुल मिलाकर के उनका हो जाएगा 5400 बेड। अभी तक तो 300 तक हो गया और तुरंत हो जाएगा बहुत जल्दी। और उसके अलावे जितने और भी, एक का ये हुआ, बाकी जो 5 पुराने मेडिकल कॉलेज थे, सब के लिए 2500 बेड का किया जा रहा है। अब पटना वाले का तो 5400 बेड किया गया। पूरे जिला अपने में, राज्य में कहीं नहीं है, और उतना ज़्यादा यहाँ करवा दिया जा रहा है कि सबको ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो। और उसके अलावे एक बार तो 6 का तो जो कर ही रहे हैं, लेकिन पहले भी हम देखे थे पटना में जो एक था इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस था, IGIMS, हम उसको भी देखे, उसको भी काफ़ी हम बढ़ाए हैं और हम लोगों ने तय कर दिया है कि उसको भी 3000 बेड हो जाएगा। तो अभी तो और हो गया, बढ़ रहा, और इसी तरह से बहुत लोग जाता है इलाज के लिए भी। तो सब जगह पर आप समझ लीजिए कि हम लोगों ने काम किया। अब पहले वाले लोगों ने तो कुछ नहीं किया था और उसी समय से सब कुछ किया। अब जानते हैं राज्य में सड़कों का, पुल पुलियों का भी निर्माण हम लोगों ने करवाया। तो राज्य के सुदूर क्षेत्रों में 6 घंटे में पटना पहुंचने के लक्ष्य में वर्ष 2016 में पूरा कर लिया गया। अब राज्य में बड़ी संख्या में सड़कों और पुल पुलियों, रेल ओवरब्रिज, बाईपास एवं एलिवेटेड रोड का निर्माण किया गया है, और जिसमें लगभग अब बहुत दूर से पटना तक का 5 घंटे में सबसे दूर वाले क्षेत्र से पटना पहुंचना शुरू। तो एक तरह से सब जगह का काम करवाया जा रहा है और सब जगह को सुविधा दी जा रही है। और फिर वर्ष 2008 में भी सब काम तो हर जगह शुरू से करते रहे, और 2008 से कृषि रोड मैप बनाकर काम किया गया, जिसमें कृषि के क्षेत्र में बहुत अच्छी प्रगति हुई है। देखिए, सबसे पहले 2008 से 12 तक पहला, फिर 2012 से 17 तक दूसरा, 2017 से 23 तक तीसरा, और उसके बाद 2024 से 29 तक चौथा कृषि रोड मैप भी अब चल रहा है। अब पहले उतना बन गया, तो जितना भी हम लोगों ने 3 बन गया, उसके चलते अनाज, फल, सब्जी, दूध, अंडा, मांस तथा मछली उत्पादन काफी बढ़ गया है। अब मछली का उत्पादन 2.5 गुना से अधिक हो गया। अब जिसके मछली के उत्पादन में बिहार आत्मनिर्भर हो गया है। अब उसी के बाद फिर से हम लोगों ने, पहले वाला 3 का था, तो साथ ही अब किसानों को और ज़्यादा आय बढ़ी है। और वही जो आपको हम कह दिया कि चौथा कृषि रोड मैप जो था 25 से 39 तक, यानी 24 से 39 तक में के तहत योजनाओं पर तेजी से काम हो रहा। तो इसके लिए समझ लीजिए कि जो कृषि रोड मैप बनाया गया था वो अच्छा बना और काफ़ी अच्छा हुआ है। अब इसके बाद और बढ़ा दिए हैं, तो इतना ज़्यादा पूरा का पूरा हो जाएगा। एक एक तरह से काम किया गया, शुरू से ही सब काम किया गया है। और फिर 2005 में 7 निश्चय के तहत, और 2020 में 7 निश्चय 2 के तहत, और इस बार जो हुआ है इसके लिए हम लोगों ने 2025 में भी किया है 7 निश्चय 3 का।
तो बहुत तरह से काम देखिए 2015 में 7 निश्चय के तहत जो काम हुआ, सब जगह बहुत काम किया गया, 7 मामले में हर जगह काम हुआ। तो आप समझ लीजिए कि काफी से काफी काम हुआ। आर्थिक हल, युवाओं को बल, आरक्षित रोजगार, महिलाओं का अधिकार, हर घर तक बिजली, हर घर नल का जल, हर घर शौचालय, टोलों को पक्की सड़कों से जोड़ने का और अवसर बढ़े, आगे बढ़े का काम किया गया। इतना ज्यादा भी काम हुआ। अब उसके बाद आप समझ लीजिए कि आप जानते हैं कि 2018 में भी हर घर बिजली पहुंचा दी गई। तो आप समझिए हम लोग शुरू में भी, और बिजली का तो हालत बहुत खराब था ना, घर की बिजली का। शहर में भी कितना था, 8 घंटा, कहीं कुछ नहीं था। तो हम लोगों ने इसके लिए जैसे ही सरकार में आए काफी पैसा लगा करके इसके लिए काम किया। तो करते करते ये सब काम करते हुए 2018 में ही जो आपको अभी बताया हर घर बिजली पहुंचा दी गई। और इतना पैसा हम लोगों को लग रहा था। तो हर घर में सरकार द्वारा शुरू से ही बहुत सस्ती दर पर बिजली, बहुत थोड़ा बहुत पैसा दिया गया। लेकिन बाद में हम लोगों ने, हमको लगा कि आप लोगों को पैसा लगता है, ठीक नहीं लगता है, तो हम लोगों ने अब लगभग सभी घरेलू उपभोक्ताओं को बिजली मुफ्त दी जा रही है। अब आपके यहाँ कोई पैसा नहीं लगता है, अब बिजली चल रहा है, वो आपके यहाँ मुफ्त हो रहा है। आप जानते न है, अब मुफ्त हो रहा है। इसके अलावे हम लोग और भी सब तरह से जो इसके लिए जो किया जा रहा है, तो उसके लिए बिजली मुफ्त दी गई है। अब सरकार की तरफ से सभी इच्छुक लोगों के घरों पर सोलर लगाए जाएंगे, शुरू किया गया है। अब वो आप ही लोगों को कुछ करना नहीं है, आप ही लोगों से लेके आपके शहर में सोलर लगाए जाएंगे और उससे बहुत काम अच्छा होगा। आपको इतना ज़्यादा फायदा होगा, एक तो मिल ही गया इसके लिए बिजली का, उसके अलावा ऊपर भी मिलेगा, तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। ये सब भी काम किया जा रहा है। अब यह काम शुरू हो चुका है। अब लगभग 50 लाख घरों पर सोलर लगाने की स्वीकृति दी गई है। इस काम को शीघ्र पूरा कर दिया जाएगा। ये सब काम बहुत होगा। आप फिर उसी तरह समझिए 2025 से 7 निश्चय 2 के तहत हुआ था, सब काम कराया गया। युवा शक्ति, बिहार की प्रगति, सशक्त महिला, सक्षम महिला, हर खेत तक सिंचाई का पानी, स्वच्छ गांव, समृद्ध गांव, सोलर स्ट्रीट लाइट और स्वच्छ शहर, विकसित शहर और सुलभ संपर्कता तथा सबके लिए स्वास्थ्य सुविधा, टेलीमेडिसिन एवं बाल हृदय योजना, सभी पर काफी काम हुआ है। अब वो तो पहले जो हम लोगों ने किया था 20 से 25 वाला, तो उसमें थोड़ा सा भी बचा है, वो भी काम भी बहुत तेजी से हो जाएगा। 7 निश्चय 2 में जो भी थोड़ा बचा है उन्हें शीघ्र पूरा किया जाएगा, बहुत जल्दी हो जाएगा। और 7 निश्चय 2 के तहत तो और भी बहुत काम हम लोगों ने करवाए थे, दे दिया था 10 लाख नौकरी, 10 लाख रोजगार। तो 10 लाख तो रोजगार तो हो ही गया, लेकिन उसके बाद जो 10 लाख रोजगार था उसमें हम लोगों देखते देखते कुछ देखा कि और बढ़ाया जाए, बढ़वा दिया हम लोगों ने। 40 लाख लोगों को रोजगार दिया गया। तभी दोनों को मिलाकर 10-10 था 20, अब हो गया 10 और 40, 50 लाख युवाओं को नौकरी और रोजगार हो गया है। अब उसके लिए अगले साल इसी बार के बारे में, नए बारे में इसी में 5 वर्षों में अब हम लोगों ने 1 करोड़ युवाओं को नौकरी और रोजगार देने का लक्ष्य रखा गया है। अब जानते हैं तो उसमें तो 10 ही लाख था जो सरकारी नौकरी, या 10 ही पर हम किए तो ज़्यादा हो गया, देखे बढ़ सकता, बढ़ा दिया। तो अगली बार फिर जो सरकारी युवाओं की सरकारी नौकरी है वो भी और बढ़ेगा। तो हर तरह से सब काम हो रहा। और सरकार ने शुरू से ही, अरे भाग नहीं ना रहिए चुपचाप, एक एक बात, उधर कहाँ भाग रहा है, देख रहे हैं उधर से उधर जा रही है। अरे कहाँ जा रही है, अरे असली चीज वाला जाओ। पहले वाला कोई काम किया था तो अभी ना हम बता रहे हैं जो काम हो रहा है, सब इधर उधर मत जाओ। हम देख रहे हैं उधर 2-4-5 गो उधर भाग रही है, और देखो ना उधर चली गई, उधर देख लो कहाँ चली गई, भागो मत, यही रहिए, हम कह रहे। तो सरकार ने शुरू से ही सभी तबकों का विकास किया है, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो,
अपर कास्ट हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, दलित हो, महादलित हो, सभी के लिए काम किया गया है। और मुस्लिम समुदाय के लिए भी तो काम किया, और भी काम किया गया। मुस्लिम समुदाय के लिए भी हमने काफी काम किया है। मदरसों को सरकारी मान्यता दी गई है और उनके शिक्षकों को अन्य सरकारी शिक्षकों के बराबर वेतन दिया गया। सभी वृद्धजनों, दिव्यांगजनों और विधवा महिलाओं को मिलने वाली पेंशन की राशि हम लोगों ने पहले करा दिया था उसको 400, अब उसको और बढ़ा दिया है, उसको करके 1100, 1100 सड़क रुपये कर दिया गया है। अब इससे 1 करोड़ 14 लाख लोगों को फायदा हो रहा है। तो हर तरह से सब जगह पहले किया गया, अब उसके आगे भी और ज्यादा किया जा रहा है, तो और ज्यादा सब काम होगा। फिर देखिए वर्ष 2023 में तो हम लोग सब पार्टी के लोगों से बात किए थे, जाति आधारित गणना कराई, और उसी में हम लोगों ने कहा था कि इसमें भी देखना है कि कौन गरीब आदमी है, इसको भी देखिए। तो जो हम लोगों ने किया उसमें गरीब लोगों का पता चला। इसके लिए 94 लाख 94 लाख गरीब परिवार पाए गए, और गरीब में सब लोग थे, अपर कास्ट वाले भी, पिछड़ा भी, अति पिछड़ा वाले, दलित, महादलित और मुस्लिम वाले, सब के सब लोग इसमें थे। तो इसके लिए सब जगह से किया जा रहा है। इन सभी परिवारों को रोजगार हेतु 2 लाख रुपए की सहायता दी गई है, और अब तक 83,20,000 परिवारों को रोजगार योजनाओं को जोड़कर राशि देना शुरू किया गया है, और शेष जो बाकी है उनके परिवारों को भी अगले महीने तक राशि देना शुरू किया जाएगा। पहले तो हम लोग सोचते थे कि 5 साल रहेगा, और 2 लाख, तो हमने कहा कि नहीं, उसको जल्दी किया जाए, और जरूरत पड़ने पर 2 लाख ही नहीं, आवश्यकता होगी तो 2 लाख रुपए से भी ज्यादा राशि भी यह भी तय किया है कि उसको दिया जाएगा। और इसके अलावे जान लीजिए महिलाओं के लिए बहुत सारा काम हुआ, जो शुरू से ही सब काम करवाए हैं। वर्ष 2006 में पंचायती राज संस्थाओं में और 2007 में नगर निकायों में हम लोगों ने तय किया शुरू में ही कि महिलाओं की संख्या होगी आधा बराबर, जैसा लड़का का वैसा लड़की का, 50% आरक्षण की सुरक्षा की गई शुरू में ही। अब जानते हैं जो 6 में किया गया और शहरी क्षेत्र में 7 में नगर निकाय में, तो अब समझिए कि कितना ज्यादा हो गया है। सब बहुत अच्छे ढंग से काम हो रहा है, 4 चुनाव हो चुका है। अब वर्ष 2013 से पुलिस में 35%, जो हम लोगों ने शुरू में ही किया 13 में, 35% हम लोगों ने पुलिस में भी 35% आरक्षण दिया। अब बिहार पुलिस में महिलाओं की संख्या देश में भी सबसे अधिक है, तो ये भी हम लोगों ने कर दिया महिलाओं को। और उसके अलावे 2016 से महिलाओं को काम करने के लिए महिलाओं को सभी सरकारी नौकरियों में 35% आरक्षण दिया जा रहा है। महिलाओं के लिए भी, महिलाओं का तो पहले कर दिया गया, और बाकी में महिलाओं के लिए भी दूसरे सभी राज्य का भी मिल रहा। तो पहले बिहार में स्वयं सहायता समूह की संख्या बहुत कम थी। आप ही जान लीजिए कि पहले स्वयं सहायता समूह तो भाई देश भर का न चीज था, पूरे देश का आप स्वयं सहायता समूह केंद्र ने किया था। तो हम लोग जब रहते थे दिल्ली में, घूमते थे, तो उसमें सब कुछ हम देखते थे कि उन लोगों की संख्या बाहर अच्छी होती थी, लेकिन जब हम फिर आए तो अपना बिहार में देखने के लिए चले गए, तो वहां पर उनकी संख्या कम थी। उसके चलते फिर काफी काम किया गया। जान लीजिए 2006 में ही विश्व बैंक से कर्ज लेकर राज्य में स्वयं सहायता समूह का गठन किया। आज इसमें जीविका नाम हम लोगों ने कर दिया। जब हम लोगों ने जीविका नाम किया, उसकी संख्या खूब बढ़ने लगी, और आप जान लीजिए कि अब उनकी संख्या स्वयं सहायता समूह की बढ़ गई, और जीविका हम लोगों ने सबको कर दिया। अब उसकी भी संख्या बढ़कर के अब हो गई है 1 करोड़ 69 लाख। तो इसी तरह से एक एक काम किया गया। वर्ष 2024 में शहरी क्षेत्रों में भी स्वयं सहायता समूह का गठन हो रहा है, और जिनकी संख्या 77,000 हो गई है, और जिसमें लगभग 10,78,000
जीविका दीदियां हैं और इनकी गठन लगा जारी है। तो आप समझ लीजिए, ये तो शहरी क्षेत्र का भी आपको बता दिए। पहले तो पूरा का बाहर का हुआ, तब इसलिए 2024 से शहरी क्षेत्र में भी करा दिए हैं। अब उन लोगों का तो खूब हो रहा है, अभी 10,78,000 हो गया है, बाकी इसमें भी बहुत तेजी से काम किया जा रहा है। तो विकास कार्यों में भी जो कमी रह गई उसे पूरा करने के लिए अब वो तो एक बार और हम कराए थे 2024 में भी, दिसंबर में कुछ जगह गए और 2025 के जनवरी फरवरी में सब जगह आए, आपके राज्य में भी आए। और प्रगति यात्रा के दौरान सभी जिलों में जाकर विकास कार्यों को देखा और लोगों से भी बात की। तो जो कमी रही उसे पूरा करने के लिए तो पूरे बिहार का, पूरे देश का हो गया था, हर गांव का एक एक तरह से हम लोग के लिए वो कुल मिलाकर के 430, अभी आपका भी हम बता देंगे। अभी तो 430 नई योजनाओं की स्वीकृति दे दी गई। सभी जिलों में इन योजनाओं पर काम शुरू हो चुका है और अब तक 21 योजनाएं पूरी हो जाएंगी। से सभी कार्यों को शीघ्र पूरा करा लिया जाएगा। ये सब काम किया जा रहा है वहाँ के बारे में, और यहाँ पर भी जो हुआ उसको भी हम बता देंगे। बिहार के विकास में भी, और हम लोग तो इतना सब काम कर रहे हैं, केंद्र सरकार का कितना सहयोग हो रहा है, बहुत ज़्यादा काम किया जा रहा है और बहुत सहयोग किया जा रहा है बिहार के लिए। बिहार बहुत आगे बढ़ेगा। तो आप जान लीजिए, बिहार के विकास में केंद्र सरकार का पूरा सहयोग मिल रहा है। जुलाई 2024 के बजट में बिहार को विशेष आर्थिक सहायता के रूप में सड़क, उद्योग, स्वास्थ्य, पर्यटन, बाढ़ नियंत्रण के लिए बड़ी राशि देने की घोषणा की गई केंद्र सरकार में। और फिर फरवरी 2025 के बजट में बिहार में मखाना बोर्ड, एयरपोर्ट की स्थापना, पश्चिमी कोसी नहर के लिए वित्तीय सहायता आदि की घोषणा की गई। और इसके अलावे 2018 में उनके द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा कुछ राज्यों में खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन था। उन्होंने बिहार के लिए भी पिछले साल अब इसको भी कर दिया। इसमें खेलो इंडिया यूथ गेम्स का भी आयोजन बिहार में हुआ है, जो गौरव की बात है। इन्होंने भी इसके यहाँ के लिए करा दिया, वो भी हो रहा है। तो इन सब काम के लिए, इन सब के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का मैं नमन करता हूं। और उसके अलावे जान लीजिए कि आदरणीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी भी बिहार में काफ़ी जगहों पर घूम रहे हैं और खूब जगह देखते हैं कि कहाँ पर कोई कमी है, और उसके लिए केंद्र सरकार से भी काम हो रहा है। तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आप जान लीजिए कि हम लोगों के लिए तो जो कर ही रहे हैं मोदी जी, प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी, और आर्थिक प्रधानमंत्री जी कई बार बिहार आए हैं, आपको हम बता देते हैं जो बोले हम। और उनके द्वारा विकास कार्यों का शिलान्यास और शुभारंभ किया गया है। इन सभी योजनाओं पर अब तेजी से काम हो रहा है। तो केंद्र की तरफ से भी बिहार के लिए बहुत ज़्यादा मदद किया जा रहा है। इसलिए हम आपको बताएं कि इतना ज़्यादा काम हो रहा है, अब इतना ज़्यादा आगे बढ़ेगा। आप जान लीजिए, बिहार में तो ये 5 वर्षों में 2025-30 में किए जाने वाले कार्य सरकार द्वारा, पहले क्या कार्य था 2005 से 15 तक, दूसरा कार्यकाल था 10 से 15 तक, तीसरा था 15 से 20 तक, और चौथा कार्यकाल 20 से 25 तक। अब उसके बाद इस बार भी हो रहा है आगे का भी सारा काम। तो सब जगह पर जितना 4 जगह हो गया, चाहे शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, सड़क हो, बिजली हो, कृषि हो, महिला सशक्तिकरण के लिए बहुत काम हुआ है। अब विकास की गति को और तेज किया जाएगा, अब और आगे बढ़ेगा। हाँ, केंद्र सरकार का भी पूरा सहयोग मिल रहा है। तो अगले 5 वर्षों में जो 25-30 का हो रहा है, 5 वर्षों में 7 निश्चय 3 जो हम आपको बता दिए हैं, ये जो हुआ है का गठन किया गया है। अब उसके चलते बहुत काम हो रहा है। जरा जान लीजिए, इसमें 7 काम हो रहा है। दोगुना रोजगार, दोगुनी आय, पूरे राज्य के लिए सब कुछ हो रहा है बिहार के लिए, राज्य के। और फिर हर शहर में, हर जगह पर, हर जगह पर जो हो रहा है जिला में,
आपके सहरसा जिला के बारे में भी हम उसकी चर्चा कर देंगे। तो इसी तरह से इन लोगों ने पूरे देश के लिए, पूरे बिहार के लिए पूरा का पूरा यहाँ कर दिया है। और दोगुना रोजगार, दोगुनी आय, राज्य के प्रति प्रगति, औसत आय को दोगुनी किया जाएगा तथा इसके लिए महिला रोजगार योजना के तहत हर महिला को 10,000 रुपये दिए गए। जिनका रोजगार अच्छा चलेगा उन्हें 2 लाख रुपये तक की सहायता दी जाएगी। अगले 5 वर्षों में युवाओं को 1 करोड़ नौकरी और रोजगार उपलब्ध कराए जाएंगे। इसके लिए नए युवा रोजगार एवं कौशल विकास विभाग का गठन किया गया है। अब उसके बाद दूसरा है समृद्ध उद्योग सशक्त बिहार। अगले 5 वर्षों में उद्योग लगाने पर पूरा जोर दिया जाएगा। सभी जिलों में औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना की जा रही है। नए बड़े उद्योगों के लिए मुफ्त भूमि एवं अनुदान दिया जा रहा है और पुरानी बंद चीनी मिलों का चालू किया जा रहा है। और तीसरा है कृषि में प्रगति प्रदेश की स्वीकृति। ये कृषि में प्रगति प्रदेश की समृद्धि। कृषि विकास के लिए पहले से ही काफी काम किया गया है। इस काम में और तेजी लाने के लिए एक नए बिहार विपणन प्रोत्साहन निगम की स्थापना की गई है। मखाना के उत्पादन को और बढ़ावा दिया जा रहा है। डेयरी एवं मछली पालन पर विशेष जोर दिया जा रहा है। और चौथा है उन्नत शिक्षा, उज्जवल भविष्य। राज्य में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए प्रत्येक प्रखंड में आदर्श विद्यालय एवं डिग्री कॉलेज खोले जा रहे हैं। एक नए एजुकेशन सिटी का निर्माण कराया जा रहा है। फिर 5वां है सुलभ स्वास्थ्य और सुरक्षित जीवन। स्वास्थ्य सेवाओं को और बेहतर करने के लिए जिला एवं प्रखंड के अस्पतालों को विशिष्ट चिकित्सा केंद्र बनाया जा रहा है और राज्य के प्रतिष्ठित निजी अस्पतालों की स्थापना के लिए प्रोत्साहन दिया जाएगा और सरकारी चिकित्सकों की निजी प्रैक्टिस पर रोक लगाने की नाती लाई जाएगी। और फिर 6ठा है मजबूत आधार और आधुनिक विस्तार। आधारभूत संरचनाओं के बेहतर किया जाएगा जिसमें शहरों का विकास और नए नियोजित शहरों की स्थापना की जाएगी। 5 नए एक्सप्रेसवे सड़कों का निर्माण तथा ग्रामीण सड़कों के 2 लेन चौड़ीकरण किया जाएगा। और तीसरा है सभी इच्छुक लोगों के घर की छतों पर सोलर पैनल लगाए जाएंगे। और फिर बिहार में पर्यटन एवं इको टूरिज्म के विकास पर विशेष जोर दिया जाएगा। और फिर 5वां है पटना में स्पोर्ट्स सिटी का विकास तथा खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी दिया जाएगा। और फिर 7वां है सबका सम्मान, जीवन आसान, ईज ऑफ लिविंग। आधुनिक तकनीक तथा अच्छे प्रशासन के माध्यम से राज्य के सभी नागरिकों के जीवन को बिल्कुल आसान बनाया जाएगा। ये सब काम हम लोगों का किया जा रहा है और हर राज्य में इस सब को ध्यान में रखते हुए होगा। अभी आपके लिए भी हम आपको बता देंगे। हमारा राज्य लगातार विकास कर रहा है। इन दिनों काम को और आगे बढ़ाया गया है। अगले 5 वर्षों में और ज़्यादा काम होगा जिसमें बिहार काफ़ी आगे बढ़ेगा। केंद्र का भी पूरा सहयोग प्राप्त हो रहा है। बिहार और विकसित होगा और देश के टॉप राज्यों में शामिल हो जाएगा तथा देश की प्रगति में महत्वपूर्ण योगदान होगा। राज्य के कुछ ही राज्य में है बढ़िया,
उसी तरह से बिहार का भी अब इसी तरह से बहुत अच्छा हो जाएगा और केंद्र का पूरा काम हो रहा है, सहयोग हो रहा है और यहाँ का भी जो काम हो रहा है और उसको लेकर के बहुत आगे बढ़ जाएगा, आप इतना जान लीजिए। तो फिर आपके सहरसा जिले में कराए गए कार्य अब आपको बता देते हैं। आपको याद होगा कि सहरसा जिले का पहले क्या हाल था जो शुरू में कराए थे, तब 2005 के पहले की सरकार में कुछ नहीं किया, जो पहले भी हम बता दे रहे हैं पूरे देश का, आप क्या अभी कुछ नहीं किया। तो हम लोग तो 20 साल से लगातार बिहार के विकास में लगे हुए हैं। कितना अच्छा हुआ, उसमें कुछ नहीं होता था पहले, उसके बाद यहाँ की सरकार ने किया और सरकार जिले में विकास के सभी काम करा दिए हैं, जिसमें से महत्वपूर्ण काम निम्न है। इंजीनियरिंग कॉलेज एवं पॉलिटेक्निक संस्थान की स्थापना की गई, महिला ITI एवं सभी अनुमंडलों में ITI की स्थापना की गई है, GNM संस्थान एवं पैरामेडिकल संस्थान की स्थापना की गई है, सहरसा में मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल का निर्माण कराया जा रहा है, कर्पूरी छात्रावास एवं 2 आवासीय विद्यालयों के निर्माण कराया गया और सहरसा जिले में कई पुल एवं पथों का निर्माण कराया गया है। आप जान लीजिए, बलुआ घाट पुल का निर्माण एवं BP मंडल सेतु का जीर्णोद्धार कराया गया। सहरसा शहर में रोड चौड़ीकरण, बाईपास एवं नाला का निर्माण किया गया। और आप तो जानते ही हैं कि वर्ष 2008 में कोसी नदी का बांध टूटने से भीषण बाढ़ हुआ था। हम लोग बाहर गए थे, फिर आए तो देखा एक जगह पर आए और उसमें भी 3 जगह था, सहरसा, सुपौल और मधेपुरा। तो हर जगह जाए थे, तीनों जगह हुआ था और सब जगह काम किए और इसके लिए खूब हम लोगों ने पैसा लगाया। तो सभी जिलों में की सहायता दी गई, सभी चीज़ों को अब ठीक किया गया। सब जगह से बहुत गड़बड़ था, उसको आकर के 8 में सब काम कर दिया गया। और एक चीज़ तो आपको पहले बता रहे हैं, 2024 के दिसंबर, 2025 के जनवरी फरवरी के बारे में तो हम आप लोग बोल दिए, पूरे बिहार के बारे में। तो यहाँ के लिए प्रगति यात्रा के दौरान सभी जिलों में जाकर के जो देखा गया, जो हम बता रहे थे, वो कुल मिलाकर के पूरा हुआ था। तो उसके लिए जिलों में जाकर विकास कार्यों को देखा, जो कमी रही उसे पूरा करने के लिए तो आपके सहरसा जिले में 6 योजनाओं की स्वीकृति दी गई है, जिन पर काम चल रहा है और जिन्हें शीघ्र पूरा किया जाएगा। ये काम बहुत जल्दी हो जाएगा। एकदम तिलावे नदी का उड़ाही कराया जा रहा है और सहरसा में स्टार्म वाटर ड्रेनेज सिस्टम बनाया जा रहा है। माँ उग्र तारा मंदिर का विकास किया जा रहा है और सहरसा में खेल परिसर का विकास किया जा रहा है। सहरसा शहर में रेलवे ओवर ब्रिज का निर्माण कराया जा रहा है और 2 प्रखंडों में प्रखंड सह अंचल कार्यालय भवन का निर्माण कराया जा रहा है। तो सब जगह से आपको बता देते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। ये सब काम कराया जा रहा। हम लोगों ने 24-25 में तो हम पहले बतेबे किया, आपके यहाँ भी आए थे, सब लोगों से सुने भी थे और यही हुआ था। वो काम किया जा रहा है, बहुत जल्दी वो भी काम हो जाएगा। और फिर आपको जो हम पहले बताए, अभी इसके पहले 7 निश्चय 3 के तहत अगले 5 वर्षों 2025 से 30 के बीच में अब जो पूरे देश के बारे में हमको बताया, सब जगह किया जा रहा है। अब सब जगह तो आप जान लीजिए, उसके 30 के बीच में सहरसा जिले में अनेक काम कराए जाएंगे। आपके यहाँ भी बहुत ज़्यादा जो कहा गया है, अब उतना काम कराया जाए। इसके लिए जिनमें मुख्य काम निम्न है, जो भी काम हो रहा है। रोजगार के लिए जिले की 3,78,000 महिलाओं को 10,000 रुपये की हिसाब से राशि दी जा चुकी है और इन्हें रोजगार आगे बढ़ाने के लिए 2 लाख रुपये तक की अतिरिक्त सहायता भी दी जाएगी। यहाँ के लिए हम आपको बता दे रहे हैं। और सहरसा जिले में औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना कर
नए उद्योग लगाए जाएंगे। और तीसरा है डेयरी को बढ़ावा देने के लिए जिले के शेष 201 गांव में दूध उत्पादन समितियों का गठन तथा सभी 141 पंचायतों में सुधा दूध बिक्री केंद्र खोला जाएगा। और चौथा है सभी 10 प्रखंडों में आदर्श विद्यालय तथा डिग्री कॉलेज की स्थापना की जाएगी। अब पांचवा है सभी 10 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों को विशिष्ट अस्पताल तथा सहरसा सदर अस्पताल को अति विशिष्ट अस्पताल बनाया जाएगा। और फिर छठा है सहरसा जिले में खेलों के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की जाएगी। और सातवां है सबका सम्मान जीवन आसान निश्चय के तहत कठिनाइयों को दूर कर लोगों के लिए सरकारी सुविधाएं प्राप्त करना आसान बनाया जाएगा। तो आप अच्छी तरह जान लीजिए आपके जिले में जो हम बता रहे हैं बहुत अच्छे ढंग से पूरा का पूरा काम होगा और केंद्र सरकार का भी पूरा सहयोग मिल रहा है। अब मिल करके अब तो पूरा का पूरा देश एकदम बिल्कुल विकसित हो रहा है। अब उस तरह से आपके लिए तो हम लोग कितना बार आए हैं, आपको तो यदवा है ना जी। कहाँ गया जी? हैं? अरे तुम जो बैठा है तुमको कितना बार आए हैं? बैठो बैठो तुम तो सब तरह से काम हुआ है जी। सब जगह आ करके हम लोग सारा का सारा काम आप लोगों के लिए करते रहे हैं। तो हर जगह से सब काम हो रहा है और आगे भी आपका बहुत बढ़ेगा। तो इन कामों से जिले का पूरे तौर पर विकास होगा और केंद्र सरकार का भी पूरा सहयोग मिल रहा है। अब बिहार बहुत आगे बढ़ेगा और देश के विकसित राज्यों में शामिल होगा। तो आपका भी विकसित होगा, पूरे देश का विकसित होगा, बहुत आगे बढ़ेगा। तो कितना अच्छा काम हो रहा, जरा खड़ा होके बताइए ना, ठीक लग रहा है ना आपको? अब जरा आइए आए जरा इन लोगों के लिए भी हाथ छोड़ करके करिए, सबका नमन करिए। आपके लिए जितना काम हम करने का बता दिए हैं और जिस तरह से केंद्र सरकार का सहयोग हो रहा है इसको मिला करके आपका बहुत आगे बढ़ेगा। और सब महिला हो या लड़का हो या लड़की सब जगह पूरा का पूरा काम होगा, लड़का का भी लड़की का। तो इसीलिए सब काम हो रहा है तो सब चीज अच्छा होगा ना। तो एक बार इनको हाथ उठा के बताइए। चला सहरसा में सीएम नीतीश कुमार मौजूद थे और जहां उन्होंने 512 करोड़ की योजनाओं की शुरुआत की है। सीएम नीतीश कुमार समृद्धि यात्रा के तहत आज सहरसा पहुंचे हुए और जहां सीएम नीतीश कुमार ने जनता को संबोधित भी किया। और देखिए किस तरीके से सीएम नीतीश कुमार जनता धन्यवाद ज्ञापन के लिए वो वहां से पूर्व निकलते विधायक से जिला